हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें बच्चों हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, और कौन से वो फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिटरमिन करती है। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। एक रिएक्शन है, फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी दैट इज गिविंग अस द प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन है, इसका जो रेट लॉ गिवन है दैट इज R इज इक्वल टू के ए की पावर हाफ एंड बी की पावर 2। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब होता है बच्चों ऑर्डर का? जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन हमारी सिंपल है, ए से और बी से मिलकर ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो रिएक्शन का रेट है जिसको हम स्पीड कहते हैं, वो बच्चों कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मगर कंसंट्रेशन की कौन सी पावर के साथ रिएक्शन का रेट डायरेक्टली रिलेट करता है, इसको हम बच्चों एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं देख सकते, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। ऐसे ही बी के लिए व्हाट इज द पावर ऑफ बी, लेट इट इज एन, इट कुड बी एनीथिंग, 1 2 3 फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दें के, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू के ए की पावर m और b की पावर n। तो बच्चों ये जो रिलेशनशिप आया जिसमें रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं, और कंसंट्रेशंस with their sum powers. This overall relationship is called as rate law or rate equation. अब बच्चों ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है इस रेट लॉ और रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर का सम है। जितने भी रिएक्टेंट जिसके ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिटरमिन कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम उन कंसंट्रेशन की पावर को जोड़ दें तो वो मैथमेटिकल सम हमें देगा उस रिएक्शन का ऑर्डर। यानी इस जनरल इक्वेशन में जो ऑर्डर है, दिस विल बी m प्लस n। m है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन A और n है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन B, और ओवरऑल कितना हुआ? m प्लस n। देन ट्राई टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। This is half with respect to A and 2 with respect to B. For the overall order, we will sum up these two. So it will come out to be, now you can note down this answer, 2 plus half, that is 2.5. What we studied? Order is the sum of the powers of all the concentration term in rate equation. So this was the question number first. Now proceed to the next question. What is the effect of temperature on rate constant? बच्चों रेट कांस्टेंट जो हम रेट इक्वेशन में हमने के इस्तेमाल किया एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये जो रेट कांस्टेंट है, या इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू किसी भी टेम्परेचर के लिए फिक्स होगी। मगर टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो बच्चों इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसका सिंपल रिलेशन, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो k की वैल्यू है बच्चों वो बढ़ती है। मैथमेटिकली अगर देखें हम, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। यहां पर बच्चों जो k है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, या a जो अरेनियस कांस्टेंट है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। E हमारा एक्सपोनेंट है, EA हमारी यहां पर बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए जस्ट टू क्रॉस दैट बैरियर। R कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो मैथमेटिकली अगर हम कनेक्ट करें, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बच्चों EA बाय RT, क्योंकि टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है तो ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, और अगर ये वैल्यू घटेगी तो 1 बाय E की पावर EA बाय RT,
अगर बच्चों पावर घटेगी तो e की पावर ea बाय RT भी घटेगी, जिससे 1 बाय e की पावर ea बाय RT की वैल्यू बढ़ जाएगी. So this 1 by e की power ea by RT can also be written as e की power minus ea by RT. And when it will get multiplied by a, the overall value is going to increase. इसका मतलब k बढ़ जाएगा. So this is the answer. As the value of temperature is increased, the value of k will also increase, which will also reflect in increase of rate of reaction. So you can write the answer k is equal to a e की power minus ea by RT. When temperature increases, ea by RT decreases, thus k increases. And it's been observed that for every 10 degrees Celsius rise in temperature, the rate constant nearly gets doubles up. कहते हैं कि टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है, और न्यूमेरिकली के की जो वैल्यू है, रेट कांस्टेंट जो है, वो हमारा कितना होगा, दैट आल्सो गेट्स डबल्स अप. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x to y follows the second order kinetics. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे x से लेकर y बन रहा है तो इसका जो रेट है वो x की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मींस ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y? अब बच्चों x को आप क्या करो, 3 गुना कर दो. लेट the rate increases to r dash when x is increased to 3x. तो ये बच्चों पहला रिलेशन. अब देखें आगे क्या निकलता है. 3 की पावर 2 कॉमन अगर बाहर निकाल लेंगे तो 3 की पावर 2 कितना होगा, 9. सो इट विल बी 9k एंड x2. यहां पर बच्चों जो k x स्क्वायर है ये r के बराबर है, तो यहां पर हम इसको पुराने रेट के बराबर रख सकते हैं. तो इससे बच्चों क्या होगा, जो नया रेट है दैट विल बिकम 9 टाइम्स. सिंपली अगर कोई भी बच्चों ऑर्डर आ जाए, आप कंसंट्रेशन की वो वैल्यू लिखो, 1.5 गुना हो रही है, डबल कह रहे हैं, 4 गुना कह रहे हैं, and just use that power and take out that numerical figure out. It could be with more than one reactant. Just take all the numerical figure out and then see how many folds the rate of reaction changes. तो बच्चों आप नोट कर सकते हो आंसर सिंपल. It will become 9 times. Now moving to the next question. Mention the factors which affect the rate of chemical reaction. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करते हैं? यस बच्चों, फैक्टर जैसे कंसंट्रेशन. अभी बच्चों हमने सिर्फ फैक्टर लिखने हैं. कंसंट्रेशन क्या होता है, कितने मोल पर लीटर में है. ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा. Because out of that collision there will be greater number of collisions which will result in the formation of product. टेम्परेचर बच्चों इफेक्ट कर सकता है. अभी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा. टेम्परेचर के बढ़ाने से k की वैल्यू बढ़ती है, और k बढ़ेगा तो r ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे फर्क पड़ सकता है बच्चों. कई ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी करते हैं, कई होते हैं जो रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं. तो अगेन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. और बच्चों कैटलिस्ट भी इफेक्ट करता है. कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को कैरी करने के लिए बच्चों एक सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, एक सर्टेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है. इफ द मॉलिक्यूल कैन क्रॉस दिस बैरियर, then only it can form the product. So this is the activation energy. और catalyst इसको lower down कर देता है.
लोअर डाउन करने से क्या होगा बच्चों, अब वो मॉलिक्यूल जो पहले टकरा के वापस आ रहे थे, नाउ यूजिंग दिस एनर्जी, लो एनर्जी बैरियर, दे ऑल्सो कैन पास थ्रू एंड फॉर्म्स द प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट को यूज करके भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है। एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ लाइट कैन ऑल्सो impact the rate of reaction. So you can write the answer as concentration of the reactant, temperature, nature of the reactant, catalyst and even बच्चों surface area. surface area, अगर किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। And also the light, or we can call the exposure of radiation, these are the factors which can affect the rate of reaction. Now moving to the next question, why cannot we cannot determine the order of reaction using balanced chemical equation? यानी कोई इक्वेशन अगर बैलेंस है तो उससे हम रिएक्शन का ऑर्डर क्यों नहीं निकाल सकते। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट, अगर हमने ये बैलेंस लिखी हुई है तो हम इसको क्यों नहीं कहते कि R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन तो सिंगल मोल है और यहाँ B भी सिंगल मोल है, व्हाई डोंट वी राइट इट लाइक दिस, ऐसा क्यों नहीं होता। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, कई रिएक्शंस होती हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, वो बहुत सारे स्टेप में कैरी आउट होती है। उस रिएक्शन का एक स्टेप कितना समय ले रहा है, उस रिएक्शन की स्पीड डिसाइड नहीं हो सकती। अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन कैरी करनी है तो हमें उसके जो भी इन बिटवीन स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स को कंप्लीट होने के टाइम को देखना पड़ेगा। और वो जो स्टेप्स होते हैं बच्चों, उन स्टेप्स को कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है एंड द इंडिविजुअल स्टेप्स व्हिच आर कैरिड आउट, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री स्टेप। वही स्टेप जो सबसे स्लोएस्ट कैरी हो रहा हो, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है बच्चों, वो डिसाइड करता है रिएक्शन के रेट को। ऑल द स्टेप ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट डिसाइड, only that particular step which is going to be extremely slow. Out of that, in comparison, the step which is going slow, that decides rate of reaction. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बस में घूमने जाना चाहते हैं और पूरे पारिवारिक 4-5 परिवार मिलकर जाना चाहते हैं, एक परिवार बैठा, दूसरा परिवार बैठा, तीसरा परिवार बैठा, चौथा परिवार बैठा। अब बस कितनी देर बाद चलेगी, दैट डिपेंड्स ऑन कि लास्ट में जो सबसे स्लो आया, सबसे लेट आया, वो परिवार कितने समय बाद आया, क्योंकि आपकी जर्नी का समय तो तभी शुरू होगा। इन द सेम वे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सारे स्टेप कैरी आउट होने हैं, बट द रिएक्शन is taking so much time. Why? Because this is the step which has taken the most time and rest of the steps were very fast. तो इसलिए जो ऑर्डर होता है वो हम बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको हमेशा हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं कि आखिर यहां पर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन की किस पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बच्चों जब एक्सपेरिमेंट से निकाल लेते हैं तो उससे मैकेनिज्म का भी पता चल जाता है, क्योंकि जो रेट लॉ निकाला है हमने उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे डेफिनेटली एलिमेंट्री स्टेप्स के रिएक्टेंट्स हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें, it is determined experimentally. We cannot determine it using the balanced chemical equation. So you can write the answer. Order is determined experimentally. In complex reaction, order is determined by the slowest step. Rate equation हमेशा कहां अप्लाई करेंगे? Slowest step में, क्योंकि वही स्टेप रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करता है। Now, moving to the next question. Why can't the molecularity of any reaction be zero? क्या होती है बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी? क्या पढ़ा है हम लोगों ने? मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि कितने मॉलिक्यूल
बैलेंस्ड इक्वेशन में जो नजर आ रहे हैं, जो एक साथ टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। इट इज नॉट कि एग्जैक्टली टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने हैं, एक्चुअली दैट मेनी मॉलिक्यूल्स शुड कोलाइड, दे शुड स्ट्राइक एट ए पॉइंट एट एन इंस्टेंट, एक साथ, और जितने भी वो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं वही मॉलिक्यूलैरिटी है। कहते हैं ना, कई बार हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं जिसमें 10 मॉलिक्यूल हैं, तो एक्चुअली दैट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट इज बीइंग टेकन प्लेस इन स्टेप्स। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द number of molecules taking part in the reaction, right? अब क्वेश्चन है मॉलिक्यूलैरिटी जीरो क्यों नहीं हो सकती? भाई कम से कम एक तो मॉलिक्यूल होना चाहिए जिससे प्रोडक्ट बनेगा। कोई आबरा का डाबरा या मैजिक शो तो है नहीं कि अपने आप ही कोई प्रोडक्ट डेवलप हो गया। तो फॉर द रिएक्शन या फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन टू अकर, there should be at least one reactant in the elementary step which is deciding the rate of reaction. तो एक भी अगर reactant नहीं होगा तो product कैसे बनेगा? So at least there should be one molecule. तो आंसर क्या हुआ बच्चों? Because at least one molecule will be there in the elementary reaction. Now moving to the next question. Yes, bachcho, this was the last question. So I have covered these many questions in this video. Now in the next video I'll cover the rest of the question of chemical kinetics. Till then bachcho, bye bye.